हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद उस क्लास को आप देख सकते हैं। वैसे उस वाली क्लास से ज़्यादा ये वाली क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने के संभावनाएं पैदा होती हैं वो तमाम क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तमाम हेडिंग्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो अंत तक बने रहेंगे उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो हम पढ़ाएंगे वो ज़रूर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, और लास्ट में अपने सोच, अपना विचार क्लास कैसी लगी आपको वो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा। तो हमने राष्ट्रवाद का मतलब बताया था देश प्रेम, और जो उस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही था कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। तो ये हमने आपको बताया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपोलियन, जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का राजा था। नेपोलियन फ्रांस का राजा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध जो है फ्रांस से। ठीक है, नेपोलियन को दुनिया के ग्रेट मतलब महान राजाओं में शुमार किया जाता है जो नेपोलियन है। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का राजा था। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। और इसने फ्रांस पर कब से कब तक शासन किया था? तो नेपोलियन ने फ्रांस पर 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। नेपोलियन ने 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक फ्रांस में शासन किया था। ठीक है, यानी कि फ्रांस का राजा ये कब से कब तक रहा था? 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। नेपोलियन किस देश का राजा था? फ्रांस का राजा था। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसने फ्रांस पर 1804 से 1815 तक राज्य किया था। ये विश्व के इतिहास के महान राजाओं में से एक राजा नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ठीक है, देखिए, जब नेपोलियन राजा बना, आखिर क्यों इसे महान राजा कहा जाता है? जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो नेपोलियन ने बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी जो है वो इसने सुधार किए। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो जो हम लिख के लाए वही है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। ठीक है, जब नेपोलियन राजा बना, जैसे देखिए सरकार बदलती है जब, तो तमाम वो परिवर्तन लाती है, तमाम उसमें सुधार करती है। ठीक है, उसी तरीके से जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो इसने भी बहुत सारे सुधार किए थे। इसने सबसे पहला जो सुधार किया था सन 1804 ईस्वी में। अपना एक सिविल कोड जारी किया, यानी कि कुछ उसमें बातें कहीं कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये करोगे तो जुर्म होगा, ये करोगे सज़ा मिलेगी, ये काम करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, एक इसने अपना पूरा कोड जारी किया। ठीक है, जिसे हम सिविल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल कोड। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिविल कोड नेपोलियन ने कब जारी किया था? सिविल कोड नेपोलियन ने सन 1804 ईस्वी में जारी किया था। सिविल कोड नेपोलियन ने सन 1804 ईस्वी में जारी किया था और इसी को हम नेपोलियन संहिता कहते हैं। ये क्या था? सिविल कोड। सिविल कोड एक दिशा निर्देश था
जो है वो, जैसे आप कोई काम शुरू करें, किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाए, तो उसके दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस विद्यालय में आप तंबाकू नहीं खा सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, विद्यालय टाइम से ना, तमाम निर्देश दिए होते हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से जो नेपोलियन था, जब वो राजा बना, तो इसने भी अपना एक सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला जो इसने सुधार किया वो जन्म पर मिलने वाले विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। क्या होता था पहले फ्रांस में, आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपका जन्म किस घर में हुआ है, अमीर घर में हुआ है तो आपको तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, आप एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो आपको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं रहेगा, आप केवल मजदूरी कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे अलग अलग विशेष अधिकार जन्म के आधार पर दिए गए थे। कहीं आप पादरी के घर में जन्म ले लिया आपने तो आप चर्च के पादरी बन जाएंगे। ठीक है, अमीर के घर में जन्म लिया तो तमाम सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन गरीब के घर में आपने जन्म लिया तो आपको बड़े होकर मजदूर ही बनना है। ठीक है, आपने इस धर्म में जन्म लिया तो आप जो है बहुत अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, तो जो जन्म पर मिलने वाले विशेष अधिकार थे, यानी कि आप कौन से धर्म में, कौन से घर में, किस घर में पैदा हुए हैं, उस हिसाब से किसी को कोई वो नहीं देखा जाएगा। कानून की नजर में सब लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जो जिस प्रकार से प्रदर्शन करेगा उसको उसी हिसाब से उसकी मान सम्मान रहेगा। ये नहीं कि आप अमीर घर में पैदा हो गए तो आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान रहेगा, और अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपको कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो जन्म पर मिलने वाले अधिकार थे, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, अगर आप ब्राह्मण घर में जन्म ले लिए तो आपको बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता था। ये पुराने जमाने की बातें, अब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी शूद्र के घर में जन्म लिए तो आपको बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता था। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में ये चीजें थी, तो नेपोलियन ने ये खत्म कर दिया कि जन्म पर किसी को कोई वो नहीं मिलेगा। आप किस घर में जन्म ले, क्या इसमें हमारी गलती है? आदमी जान के किसी घर में जन्म लेता है कि हम गरीब के घर में जन्म हो, हमारा जन्म हो, या अमीर के घर में जन्म हो। तो इसको नेपोलियन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि जन्म पर किसी, जन्म के आधार पर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला था सभी नागरिक बराबर हैं। नेपोलियन ने अगला जो सुधार किया वो कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में सब लोग क्या है, बराबर हैं। कानून की दृष्टि में सब लोग क्या है, बराबर है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पूरे फ्रांस में कहीं का भी रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, सब लोग आपस में क्या है, बराबर है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कल हमने बताया था कि उस समय फ्रांस का समाज जो है वो कई भागों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से फ्रांस कई भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या कहा कि ये जो सामाजिक स्थिति अलग अलग है, कि कोई सरकार को टैक्स दे रहा है, कोई सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, तो तमाम सरकार, पिछली जो सरकारें थी, पिछले जो राजा थे, वो तमाम लोगों को बहुत प्रकार के छूट दिया करते थे। ठीक है, तो ये सब क्या नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि कानून की नजर में सब लोग समान है। कानून की नजर में ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब एक समान है। एक नजर में सबको देखा किसने, नेपोलियन ने। सबसे पहले इसने अपना एक सिविल कोड जारी किया जिसे हम नेपोलियन संहिता कहते हैं। जन्म पर मिलने वाले जो विशेष अधिकार थे उसने क्या किया, नेपोलियन ने उसे समाप्त कर दिया कि जन्म पर किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, सभी नागरिक बराबर हैं। अगला था सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले राजा महाराजा जो होते थे वो गांव के जमींदारों को अपनी पूरी जमीन दे देते थे, गांव के जमींदारों को अपनी जमीन दे देते थे, और फिर जमींदार क्या करते थे, इन जमीनों को किसानों में बांट देते थे। अब मान लीजिए कि ऐसे तमाम, इसको ए को दे दिया, बी को दे दिया, ऐसे जमींदार क्या करते थे, छोटा छोटा टुकड़ा किसानों को दे देते थे। ठीक है, अब किसान उस पर साल भर मेहनत करे, धूप भी सहे, मेहनत भी करे, जानवरों से बचाए फसल को, कीड़ मकोड़ों से बचाए, हर तरीके से फसल की हिफाजत करे। और जब उसमें अन्न उप जाता था, ठीक है, जब उत्पादन हो जाता था, तो जमींदार क्या करते थे, जाके उससे आधा उत्पादन ले लेते थे। मान लीजिए कि 100 किलो जो है वो गेहूं किसी खेत में पैदा हुआ, तो क्या हुआ कि जमींदार गए वहां पे 50 किलो ले लिया, और इसमें से 10 किलो राजा को दे दिया, बाकी 40 किलो अपना रख लिया। ठीक है, ना तो जमींदार ने फील्ड पे, खेत में कोई जाके काम किया, ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत सही, कोई परेशानी सही। सारी दिक्कतें, परेशानियां, सब कुछ मजदूर ने सही, और मिला उसे बेचारे को आधा। जबकि जमींदार को बैठे बैठे 40 किलो, हमने उदाहरण के लिए आपको बताया, उसे उत्पादन उसका मिला। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी,
ये क्या कर दी, नेपोलियन ने खत्म कर दी कि अब कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं रहेगी। जो टैक्स मजदूर देंगे, किसान देंगे, वो डायरेक्ट हमारे पास लाके देंगे। ठीक है, अभी देखिए 10 किलो सरकार को मिला था ना, तो 10 किलो डायरेक्ट जो है वो सरकार को दीजिए, बाकी 90 किलो जो है वो किसान रख ले। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था को भी किसने खत्म कर दिया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि जमींदारी व्यवस्था नहीं रहेगी। जमींदारी व्यवस्था का मतलब क्या था, जमींदार राजा महाराजा अपनी जमीनें जमींदारों को दे देते थे और जमींदार लोग उस पर किसानों से खेती करवाते थे, और जब उत्पादन हो जाता था तो जमींदार उससे आधा हिस्सा ले लेते थे, थोड़ा सा जाके राजा को दे देते थे। ठीक है, तो ये नेपोलियन ने जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों पर लगने वाले करों को समाप्त कर दिया, और भी जो बहुत सारे छोटे छोटे कर थे तमाम प्रकार के। अब आपको पता है कि तृतीय वर्ग के लोग जो है वो पादरियों को एक टैक्स देते थे। ठीक है, पादरियों को एक टैक्स देते थे, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो टैक्स पादरियों को देते थे उसे भी क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया कि अब पादरियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यातायात हो गई, डाक सेवा, शिक्षा, ये सबके क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, यातायात, डाक सेवा, शिक्षा के क्षेत्रों में नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए। ये तमाम सुधार जो नेपोलियन ने किए थे, इसलिए नेपोलियन जो है वो फ्रांस में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया। नेपोलियन को लोग बहुत ज्यादा चाहने लगे। ठीक है, नेपोलियन को लोग बहुत ज्यादा चाहने लगे क्योंकि नेपोलियन ने कुछ ऐसा काम ही कर दिया था। सबसे पहले सिविल कोड जारी किया, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, जो जन्म के आधार पर तमाम अधिकार मिलते थे, उसको भी क्या कर दिया, नेपोलियन ने समाप्त करवा दिया। सभी नागरिक बराबर है समाज कानून की दृष्टि में। ठीक है, सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, किसानों पर लगने वाले करों को भी समाप्त कर दिया, यातायात, डाक सेवा, शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार के। ठीक है, ये सब तो था, लेकिन बाद में जो है वो जनता भी नेपोलियन के खिलाफ हो गई, क्योंकि नेपोलियन ने बाद में इस तमाम चीजें खत्म करना शुरू कर दिया, फिर से किसानों पर कर लगा दिया। ठीक है, ये जो अगला प्रश्न है, ये जो हमने लिखा है ब्रैकेट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। ठीक है, तो नेपोलियन को किसने किसने मिलकर हराया था, नेपोलियन को हराया था इंग्लैंड, नेपोलियन को इंग्लैंड हो गया, पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और कई देशों ने मिलकर जो है वो नेपोलियन को हराया था। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई युद्ध हार जाता था कोई देश, तो उस पर जो है वो तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते थे। ठीक है, तो जिसे हम संधि कर ली जाती थी। जब देखता था राजा कि अब हम हार जाएंगे, तो उससे क्या कर लेते थे वो लोग, उससे संधि कर लेते थे। ठीक है, जब वो लोग उससे संधि कर लेते थे, तो जो संधि हुई तो उसे हम वियना की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वियना की संधि कहा जाता है, उसे वियना की संधि कहा जाता है। ठीक है, जो फ्रांस और इंग्लैंड, पर्शिया, ऑस्ट्रिया के बीच में हुई, उसे वियना की संधि कहा जाता है, वियना की संधि कहा जाता है। इस संधि में क्या क्या चीजें कही गई, इस संधि में सबसे पहले ये बात कही गई कि जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस के किनारे किनारे जो है वो नए नए राज्य बसा दिए गए। क्या बसा दे, वियना की संधि क्या है, वियना की संधि जो नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 ईस्वी में पराजय हुई थी, उसके बाद जो संधि की गई उसे वियना की संधि कहा जाता है, उसे वियना की संधि कहा जाता है। ठीक है, इस संधि में सबसे पहले यह तय हुआ कि जो फ्रांस है, फ्रांस की सीमा पर, ठीक है, अब ये फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्य बसा दिए गए। क्यों नए नए राज्य इसलिए बसा दिए गए, ताकि आगे भविष्य में फ्रांस का कोई ऐसा राजा ना हो जो आगे जो है वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहे। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि पता चला कि यहाँ तक की जमीन है, यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ तक बढ़ा लिया अपना राज्य। ठीक है, तो फ्रांस की सीमाओं पर नए नए राज्य बसा दिए गए, ताकि भविष्य में फ्रांस अपने राज्य का विस्तार ना कर सके, ताकि भविष्य में फ्रांस अपने राज्य का विस्तार ना कर सके, इसलिए सीमा पर नए नए राज्य बसा दिए गए। ठीक है, अगला था कि बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो फ्रांस पर बूर्बो राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का शासन था, बूर्बो राजवंश का शासन था, जिसको फ्रांस की क्रांति के बाद खत्म कर दिया गया था। फिर बाद में उसे जब ये वियना की संधि हुई, तो उसे क्या कर दिया गया, पुनः उसे सत्ता में वापस लाया गया, बूर्बो राजवंश को। ठीक है, सबसे पहले सीमा पर नए नए राज्य बसाए गए, ताकि जो है फ्रांस फिर बाद में अपनी सीमा का विस्तार ना कर सके। ठीक है, बूर्बो राजवंश को दोबारा बहाल किया गया। अगला था जीते गए राज्य को
फ्रांस को वापस करना पड़ा। नेपोलियन ने जो अपना राज्य जीता था, अपने मतलब जब ये नेपोलियन बादशाह बना था तो इसने बहुत सारे राज्य अगल बगल के पड़ोसी राज्यों को जीत लिया था। नेपोलियन ने पड़ोसी राज्यों को, बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। तो वियना की संधि में यह कहा गया कि सबसे पहले आपने जो युद्ध जीता, युद्ध में राज्यों को जीता है वो वापस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नेपोलियन पर यह कहा, नेपोलियन ने जो राज्य जीता था उसे वापस करना पड़ा। सीमा पर नए नए राज्य बसाए गए। ठीक है, और बोर्बो राजवंश को दोबारा फिर से सत्ता में बहाल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू में पराजय हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 ईस्वी में वाटरलू में पराजय हुई थी। ठीक है, वियना की संधि क्या है? नेपोलियन की हार के पश्चात, नेपोलियन की पराजय के पश्चात फ्रांस और इंग्लैंड ऑस्ट्रिया में जो संधि हुई उसे वियना की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार सीमा पर जो नए नए राज्य बसा दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार ना कर सके। ठीक है, सत्ता में दोबारा बोर्बो वंश को बहाल किया गया। जीते गए राज्य वापस करना पड़ा, जो फ्रांस में नेपोलियन ने जीता था उसे वापस करना पड़ा। ठीक है, और दो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में, इसके अलावा आपको कहीं से कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? जर्मनी कुल 6-7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी। किसने निभाई थी? जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी। ठीक है, और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जियुसेप्पे मैज़्ज़नी ने निभाई थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी और इटली का एकीकरण जो है वो जियुसेप्पे मैज़्ज़नी ने किया था। ठीक है, ये जो हमने कल की क्लास और आज की क्लास पढ़ाई है, ठीक है, इससे हट के आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है आप लोगों को। पहले चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी जितना हमने पढ़ाया इसी से आएगा, इससे हट के कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।